जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। भूपेंद्र सिंह, कुंती तोमर, ब्यूटी मिश्रा, सुनीता मौर्य, आकांक्षा चौहान, संजू, शुभम जायसवाल, पीयूष, अनुपम, शशिकांत, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, एप्लीकेशन पर हमारी पहली क्लास हो रही है अवतार 2.0 बैच के बच्चों की। बाकी बच्चे अवतार बैच के और विनायक बैच के बच्चे जुड़े ही हुए हैं साथ में, ठीक है। तो हम कहाँ पर चल रहे थे मित्र? हम और आप बात कर रहे थे कि भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत कैसे हुई। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पिछले क्लास के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे आपका? तो हम लोग पढ़ रहे थे कर्नाटक युद्ध, जिसमें पहला कर्नाटक युद्ध मैं आपको बता चुका था कि कर्नाटक युद्ध दरअसल में कर्नाटक का युद्ध नहीं है, वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का टकराव है, ठीक है। तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें हम किस में जान रहे थे कि अंग्रेजों का जो टकराव चल रहा है, अंग्रेजों का टकराव चल रहा है फ्रेंच लोगों से। ये बात मैंने आपको बताई थी, जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा था? अंगल कर्नाटक युद्ध पढ़ा था। आंगल कर्नाटक युद्ध पढ़ा था कि एक्सला सेपेल की संधि हुई, ठीक है, 1748 में। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध, दरअसल में दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ना, ये उत्तराधिकार का युद्ध है। उत्तराधिकार का युद्ध से क्या मतलब है? आप लोगों को पता होना चाहिए, राजा के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? उसका जो उत्तराधिकारी है वो बैठेगा। तो ये युद्ध दो जगह चल रहे थे, एक तो कर्नाटक में और एक हैदराबाद में, जहां पर लड़ाई ये चल रही थी कि भाई गद्दी पर कौन आएगा। जैसे हैदराबाद की मैं बात करूँ, अभी नोट्स मत बनाना, नोट्स सब अवेलेबल मिलेंगे आपको। जैसे हैदराबाद की बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कौन कौन लोग मैंने आपको बताए थे? नासिर जंग और एक लड़ाई चल रही थी बीच में मुजफ्फर जंग। ये दोनों लोग कह रहे थे कि मैं बैठूंगा गद्दी पे, मैं बैठूंगा। क्यों जी, ऐसा क्यों? दरअसल में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ठीक है, और हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम बोलते हैदराबाद का किंग, हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम का नाम था आपका, जो 1748 में मर गया, ठीक है। निजाम की मौत हो गई, यानी राजा की मौत हो गई आपका 1748। तो 1748 में जैसे ही मौत हुई, तो ये कौन है? ये निजाम का बेटा था और ये निजाम का पोता है। यानी बाप के मरते ही बेटा और उसका बेटा दोनों झगड़ गए कि गद्दी पे मैं बैठूं। एक सैनेरियो समझिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या बात मैंने आपसे बोली? मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि हैदराबाद के लिए कौन दो लोग आपस में लड़ रहे थे? एक बार नाम बोलिए। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग उत्तराधिकारी था या नहीं? गद्दी पे बैठने का सही अधिकारी कौन है, आप बताइए। आपकी समझ क्या कहती है? एक बार बोले, आपकी समझ क्या कहती है? गद्दी पर जब पिता की मौत हुई तो बेटा आएगा कि पोता आएगा? एक बात तो ये। ऐसा ही एक झगड़ा चल रहा था कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन कौन लोग थे? एक तो था अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक का नवाब था, और एक था इनका रिश्तेदार आपका चंदा साहिब। चंदा साहिब, मैंने आपको बताया था कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था जब अंग्रेज और फ्रेंच का झगड़ा चल रहा था। ये कौन था? ये नवाब था। ये नवाब ये है तो गद्दी भी यही चलाए, कॉमन सी बात है। सारे दोस्तों ने कहा बेटा नासिर जंग होना चाहिए, जो हमारी समझ भी कहती है। अनवरुद्दीन नवाब, ये चल ही रहा था। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, इन दोनों का साथ दे रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, नवाब कर इसके साथ में भी। तो आप एक लंबे समय तक इस बात को याद रख सकते हैं कि जो सही पक्ष था, यानी कि नासिर जंग होना चाहिए, तो नासिर जंग को समर्थन किसका मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो अंग्रेजों की है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती तुम गद्दी पे बैठो, हम तुम्हारे साथ है, कुछ भी तुमको चाहिए, वेपन, सैनिक, कुछ भी चाहिए लड़ने के लिए, हम तुमको देंगे। अब क्योंकि इन दोनों, ईस्ट इंडिया कंपनी चालाक है, तो उसने सही पक्ष को चुना, उसको अपना शासन आगे का देखना था।
तो अब जो फ्रेंच लोग थे उनकी मजबूरी बन गई कि भाई अब ऐसा तो नहीं है इनके साथ फ्रेंच भी मिल जाते, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसे होंगे। यहाँ पर फ्रेंच लोगों की एक मजबूरी हो गई कि फ्रेंच लोगों को किस पक्ष में, दूसरे पक्ष में होना पड़े। इतनी बात समझ रहे हैं। तो चंदा साहिब का साथ किसने दिया? फ्रेंच, यानी कि आपका फ्रांसीसी लोग, और इधर पोते के साथ भी कौन हो गए? इधर भी फ्रेंच लोग हो गए। तो समझ गए किस तरह से इसका साथ था। तो ये हुआ युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होगा ये हमको समझना। देखिए, पिछली बार भी मैंने आपको स्लाइड दिखाई, और सॉरी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्लास से पहले बहुत सारे बच्चों के नोट्स के क्वेश्चन रहते हैं। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई नोट्स कैसे बनाए, हम क्लास में नहीं लिख पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आज की जो क्लास ख़त्म होगी दोस्त, सुनना मेरी बात को, आज की क्लास के बाद में आपको, आज की क्लास के बाद जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे हम पढ़ते रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स, यानी जो हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लासेस में, उसमें ही हम फिर अपडेट करते रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स आपको आज मिल जाएंगे टोटल। अब इस बात पर ताली बजा दो। इससे दो पक्ष होंगे। एक तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पहले इतिहास पढ़ चुके हैं मेरे द्वारा, तो वो बस सिर्फ पीडीएफ नोट्स पढ़ लें, दोबारा क्लासेस करने की ज़रूरत है। एक बात तो दोस्त ये हुई। दूसरी, वो सारे दोस्त जिनको पीडीएफ बनानी है, तो जब मित्र आपको टाइम मिले, ये आज वाली क्लास की जो पीडीएफ आएगी ना, उसके नीचे ही आप देखेंगे पीडीएफ 2 में ये आपको लगी मिलेगी, पूरी पीडीएफ होगी। आप आराम से जब चाहे अपने क्रम से जब जब आपको टाइम मिले 10-10 मिनट नोट्स बनाते रहना अच्छे से, और बाकी दोस्त क्लास में लेकर के उस नोट्स को बैठना, ताकि आपको भी पता रहेगा कि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं। नोट्स आपके पास रहेंगे और आप मेरी बात को मेरे फोकस के साथ सुन पाएंगे कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चीज़ें नोट डाउन करने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। इससे बेहतरीन तरीका, मैं हमेशा इसको अप्लाई करता हूँ, पिछले कुछ बैचेस से मैं करते आ रहा हूँ। इससे आपके पास मटेरियल एडवांस में होता है कि कल हम ये पढ़ने वाले हैं, आपको भी जानकारी रहती है। कोई चीज़ आप भी रिसर्च करना चाहते हैं तो आप भी रिसर्च करके बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको पता होता है कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। फिर जब मैं यहाँ पर चीज़ें आपको समझाऊंगा तो आपको बड़े अच्छे से समझते हुए चलते हम आगे बढ़ते हैं। शानदार रहेगा ये, गजब ज़बरदस्त। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हम इसको कर देते हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है बहुत सारे बच्चे फिर क्लास नहीं देखते हैं। तो बच्चों के लिए तो फ़ायदा होता है, टीचर्स के लिए नुकसान होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एकदम फिट रहेगा आपके पास में। और जो हैंड रिटन पीडीएफ है, हैंड रिटन पीडीएफ आपको डेली क्लास के साथ मिलती ही रहेगी, है ना। जैसे जो प्रोसीजर चल रहा है वो चलता ही। ये तो एक एडवांस में आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक। अब आते हैं वापस। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? पहला लड़ा गया था 1746 से 48, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मौका मिला किसको कि हैदराबाद का जो निज़ाम था, निज़ामुल मुल्क, इसकी हो गई भैया 1748 में डेथ। इसकी डेथ होते ही इसका बेटा नासिर जंग जो गद्दी पे बैठना था, जायज उम्मीदवार है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका समर्थन किया। पोता मुजफ्फर जंग, इसको सहायता मिली किसकी? फ्रांसीसियों की, ठीक है। कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, मराठों से मुक्त होकर आया था चंदा साहिब, इसकी रिहाई हुई थी। मराठों के यहाँ ये कैद था, मराठों ने बंद कर रखा था। मराठा साम्राज्य हम पढ़ेंगे अलग से स्पेशल। चंदा साहिब जैसे ही आया, और क्योंकि अनवरुद्दीन के साथ कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसीसियों ने किसको सोचा कि चंदा साहिब उपद्रव करना है, दिक्कत पैदा करनी है, कैसे भी कर लो। अब दिक्कत पैदा इन्होंने कर दी, तो आप लोग समझ गए ईस्ट इंडिया कंपनी किनके साथ रही? नासिर जंग, अनवरुद्दीन, अनवर है, फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग, और आपका चंदा साहिब। पक्ष बन गए दो। 1749 में अंबर का युद्ध हुआ। अंबर के युद्ध में क्या हो गया? अनवरुद्दीन मारा गया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अनवरुद्दीन को सहयोग किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कि आपका फ्रांसीसियों का? आप कहेंगे भैया अनवरुद्दीन मारा गया, इसके सपोर्ट में तो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई हार। बात मानोगे या नहीं? और जीत किसकी हुई है? आप कहेंगे भैया फ्रेंच लोगों की जीत हुई, फ्रेंच लोगों की जीत हुई, फ्रेंच लोगों की एक जीत हुई कि भाई अपने जो अगेंस्ट में लोग हैं उन लोगों को उन्होंने हरा दिया। और फ्रेंच लोगों की ये जीत कहाँ पर हुई? अनवरुद्दीन कहाँ पर है? कर्नाटक। तो कहने की बात है कर्नाटक पर कंट्रोल किसका आ गया? फटाफट से बताएंगे।
कर्नाटक पर कंट्रोल किसका आ गया, अंग्रेजों का कि फ्रेंच का? तो आप कहेंगे भैया फ्रेंच लोगों की जीत हुई तो शासन नहीं का तो आएगा। अब इन फ्रेंच लोगों ने इसको जीत तो लिया, लेकिन इस कर्नाटक के अनवरुद्दीन का एक बेटा था। बस कहानी को सुनिए। अनवरुद्दीन का बेटा था, उसको पता चला उसके पिता की ऐसे ऐसे मौत हो गई है। अनवरुद्दीन का बेटा सहायता किससे मांगेगा? बड़ी कॉमन सी बात है, वो उसी के पास तो जाएगा जिसके पास सहयोग पहले से पिता का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो गया कि उसने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी से मुझे अपने पिता की मौत का बदला लेना है और हमको ये क्षेत्र जीतना ही होगा। और उसमें अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली सफल भी हुआ। इसके अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली। ये क्या हो गया आपका, मोहम्मद अली समर्थन में आ गया। और इस मोहम्मद अली ने आकर के खिलाफत में, कौन है अनवरुद्दीन के, चंदा साहिब, आकर के चंदा साहिब को हराया। बोला चंदा साहिब तुम क्या सोच रहे थे फ्रेंच लोगों के साथ मिलकर, अब जीत तुम्हारी ही होगी, जीतेंगे हम भी। तो आप देख रहे होंगे एक बात को कि कर्नाटक कभी तो फ्रेंच लोगों के कंट्रोल में चला जाता है, अब वापस से आके मोहम्मद अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से इसको जीत लिया, तो वापस कहाँ पहुंच गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसे चलते थे संघर्ष, बार बार लड़ाइयाँ होती थी। तो अंग्रेज और फ्रेंच लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कभी उसमें अंग्रेज शासन भारी हो जाता है और कभी फ्रेंच लोग उसमें जीत जाते हैं, फ्रेंच लोग उसमें जीत जाते हैं, ठीक है। तो अनवरुद्दीन मारा गया भैया, कर्नाटक का नवाब मारा गया और ये युद्ध आपका आगे कंटिन्यू हुआ इसमें। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे ये बताओ अभी कौन इसमें ताकत बन चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ पर, कर्नाटक में। लेकिन हैदराबाद अभी भी किसके प्रभाव में है, फ्रेंच लोग। फ्रेंच शुरुआत में बहुत ताकतवर थे, मैंने आपको पहले भी कहा, अंग्रेजों से आगे थे। लेकिन यहाँ फ्रांसीसी कंपनी से एक भूल हुई, 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। डुप्ले भारत कब आया था मुझे बताएं। डुप्ले को वापस जो बुलाया इन्होंने फ्रांसीसी कंपनी ने, क्योंकि मैंने आपको बताया एक सरकारी कंपनी थी, इन लोगों की भूल रही। इन्होंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार, हम तो मारे गए। वो लोग जानते थे कि भाई डुप्ले एक अच्छा प्रशासक था, लेकिन जब डुप्ले के खिलाफ कान भरे गए सरकारी कंपनी में जाकर कि आपके पैसे को डुप्ले बहा रहा है और अंग्रेजों से बेवजह अनावश्यक युद्ध कर रहा है और सारे पैसे को ख़त्म कर रहा है, फंड्स ख़त्म होने वाले हैं जल्दी ही, तो इन्होंने क्या किया, डुप्ले को वापस बुला लिया और इसकी जगह क्या एक गवर्नर बना के भेजा, गोडेहू। फ्रांसीसी गवर्नर इसकी जगह आया था, गोडेहू। आपके नोट करने की बात नहीं है। गोडेहू ने आते ही अंग्रेजों की चापलूसी शुरू कर दी और यही गोडेहू है जो भारत में फ्रांसीसी दबाव जिसको बढ़ाने की नीयत से उसने डुप्ले को वापस भिजवा दिया, उसी दबाव को उसने डुबो दिया। यानी फ्रांसीसी कंपनी के पतन का कारण कौन है, गोडेहू। और डुप्ले एक शानदार ऑफिसर था, उसके काम शानदार थे और ब्रिटिश सरकार से भूल हुई कि 1721 से आकर के जिसने 13 साल एक बेहतरीन काम किया, डुप्ले ने उसको वापस बुला लिया गया। और इतिहासकार कहते हैं फ्रांसीसी कंपनी के पतन का कारण एक सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि डुप्ले को उन्होंने वापस बुलाया। समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर पांडिचेरी की संधि साइन हुई 1754 में और ये संधि का मतलब होता था ट्रीटी। दोनों पक्ष बैठे, इन्होंने बोला भैया हम एक दूसरे के मामले में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाएंगे, अंग्रेज हम अपना काम करेंगे, फ्रांसीसी तुम अपना काम करोगे। और कर्नाटक और हैदराबाद के निजाम भी वहाँ बैठे, नवाब भी बैठे, उन्होंने कहा भैया तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना देखेंगे। कहने का मतलब है कि संधि में ये बात तय हुई कि कोई भी एक दूसरे के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और साथ में हम लोग एक व्यापारिक कंपनी की तरह काम करेंगे, सिर्फ कोई झगड़ा नहीं, नो झगड़ा, ठीक है। तो भैया बताओ जरा दूसरे में क्या हो गया, बात जो दोनों एक दूसरे से फिर से संघर्ष कर रहे थे, पहले में भी यही हुआ कि उन्होंने तो मद्रास ले लिया था अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने लुई वर्क को ले लिया था। दूसरे में भी क्या हो गई, दोनों बाहर के लोग लड़के और फिर शांत बैठ गए, बोले ठीक है अब नहीं लड़ेंगे भैया। गोलू कुमार जी बहुत सारा प्यार। फिर आता है तीसरे की बारी, 1758 हो जाता है और इसको बोलते ये वाला जो युद्ध है ना, ये सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63। देखो यहाँ 58 है और यहाँ 56, इस बात को समझो।
ब्रिटेन और फ्रांस दोनों खिलाफ हैं एक दूसरे के। ब्रिटिश किसके खिलाफ हैं? फ्रेंच के खिलाफ हैं कि नहीं है? दोनों कंपनियां एक दूसरे से क्या रखती हैं? दुश्मनी रखती हैं। जी हाँ, रखती हैं। तो मित्र, ये जो ब्रिटिश लोग हैं, ये दोनों की दोनों कंपनियां यूरोप में एक दूसरे से भिड़ गई, और यूरोप में इन दोनों के बीच संघर्ष चला है 7 साल, जिसको हम 7 ईयर्स वॉर कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध। मैं आपसे पूछूं, सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच चला? क्या आंसर आए? आप कहेंगे जिस देश में ब्रिटिश और फ्रेंच लोग शासन कर रहे थे, वहाँ पर ये दोनों लोग, कंपनियां एक दूसरे के खिलाफ आ गई। इसी को हम 7 ईयर वॉर कहते हैं, और ये पूरी दुनिया में चला। इसी 7 ईयर वॉर का इम्पैक्ट आया भारत में 2 साल बाद। यूरोप में पहला चला, 2 साल बाद ये भारत में एक्टिव हो गए दोनों, 1758। फिर से इनके बीच में एक पेरिस की संधि साइन हुई। फिर से इन्होंने कहा कि भैया हम तो आपका, इस बार क्या हुआ याद रख लेना, इसमें मैं बता दूं तुमको, तो पलड़ा जो भारी था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब तक फ्रेंच लोग मजबूत थे, क्योंकि अब डुप्ले चला गया था, और अंग्रेजी सरकार इस बात को जान चुकी थी कि अब फ्रांसीसियों के पास अपना कोई लीडर नहीं है, गोडेहू एक कमज़ोर आदमी है। तो यहाँ पर इन्होंने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह हराया, और फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साइन लिए, फ्रांसीसियों को बैठा के और साइन लेकर के ये कहा कि तुम कहीं भी किसी भी मामले में टांग अड़ाते हुए नहीं दिखने चाहिए। अब सिर्फ शासन करेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और तुम ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन से व्यापार करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। एक बच्चा पूछ रहा है दूसरा कैसे खत्म हुआ। ये बच्चे, पांडिचेरी संधि हुई है ना, ये सेकंड खत्म है, सेकंड वॉर फिनिश हुआ है। एक होशियार छात्र बनिए, बुद्धू छात्र नहीं बनना है। संधि का मतलब यही होता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद संतोष चौहान जी। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जरा बताएं किस संधि के द्वारा खत्म हो गया? तो तीसरा हुआ आपका दोस्त, आप कहेंगे पेरिस की संधि से। दूसरा हुआ पांडिचेरी की संधि से। मैं आपसे पूछूं, पहला युद्ध जो 1746 से 48 था, वो किससे खत्म हुआ? बताएंगे जी, सारे दोस्त बताएंगे। तो आप कहेंगे पहला चला जी आपका, डेटा सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी सब कहानियां हैं। 1746 से 48 ये आपका फर्स्ट वॉर था, और ये खत्म हुआ आपका एक्स-ला-सैपेल संधि से। एक्स-ला-सैपेल संधि में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने मद्रास ले लिया था, और फ्रांसीसियों ने लुईवर्ग अमेरिका ले लिया था। सेकंड वॉर दोस्त मुझे बताइए, 1749 से, जो एग्जाम में पूछा जाता, मैं आपको एग्जाम फैक्ट बता रहा हूँ। ये सेकंड वॉर हुआ, और सेकंड वॉर की जो समाप्ति हुई है वो किससे हुई है? मद्रास की संधि से। किस ईयर में हुई है? मद्रास ट्रीटी, ये 1748, ये 1754, सॉरी मद्रास बोलो, मैं बोलो पांडिचेरी की संधि से। मद्रास नहीं, पांडिचेरी, जिसको पुडुचेरी हम कहते हैं, पांडिचेरी की संधि से। और पांडिचेरी की संधि कब हुई है? 1754 में। थर्ड वॉर आपका, तीसरा युद्ध खत्म हुआ है आपका, जो 1758 से 1763 तक चला, ये थर्ड वॉर था। और थर्ड वॉर जो आपका ख़त्म हुआ है, ये ख़त्म हुआ है पेरिस ट्रीटी से, पेरिस की संधि से। और कब ख़त्म हुई है? 1763 में। ये 3 एग्ज़ाम के लिए पॉइंट याद रखने हैं, 3 के अलावा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ गए? ये 1758 से जो 1763 है, इसको कई बार आप किताबों में देखोगे 1756 से 1763। ये क्यों लिखा रहता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये दरअसल में इन दोनों के बीच 7 ईयर्स वॉर चल रहा था। लेकिन भारत में अगर आप 7 ईयर्स वॉर किताबों में अगर कोई कहता है तो गलत फैक्ट होगा। भारत में कितने साल ये संघर्ष चला? पूरी दुनिया में तो ये 7 साल लड़े दोनों देश, ठीक है, लेकिन भारत में कितना युद्ध चला है? 5 साल चला है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तीनों चीज़ें कभी हमेशा याद रखेंगे, कभी कोई दिक्कत तो नहीं करेंगे। आगे चले, चलो जी। अब करते हैं फ्रांसीसियों का अंत। फ्रांसीसी कमज़ोर हो चुके, ये बात तो आप समझ गए। मैं फिर से आपको समझा दूं, एक बार देखना। इस युद्ध में क्या हुआ था? दोनों का बराबर का समझौता हुआ था, बराबर का समझौता हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई? प्रभावी हुई थोड़ी सी, क्योंकि जो बेटा आया मोहम्मद अली, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर कर्नाटक को जीत लिया, कर्नाटक को जीत लिया। और क्या कर दिया उसने आकर के आपका, कि भाई बताइए फटाफट से, कि जो उसका पिता मारा गया था अनवरुद्दीन, उसने उसका बदला लिया और चंदा साहिब को हराया।
तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा दूसरे में। तीसरे में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट रूप से प्रभावी हो गई और फ्रांसीसी सरकार का क्या, या बोले जो फ्रेंच कंपनी थी वो बहुत अत्यंत कमज़ोर हो गई। तो 1763 का कमज़ोर होते होते तो यहाँ पर एक बात आती है, बीच में एक युद्ध और था क्योंकि ये फ्रांसीसी इतने कमज़ोर क्यों हो गए। तो तमिलनाडु में एक वांडीवास का युद्ध हुआ 22 जनवरी 1760 को। इसी युद्ध से फ्रांसीसियों का अंत हुआ भारत में। तो कभी भी पूछा जाए कि फ्रांसीसी जो सत्ता थी, जो अंग्रेजों से ज़्यादा मजबूत थे, उनको किस तरह से हराया गया, तो कारण आप क्या कहेंगे, सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि डुप्ले जैसे बेहतरीन इंसान को उन लोगों ने वापस बुला लिया। ठीक है, 1758 में यहाँ पर याद रखेंगे ये क्या है, पहले ये जाने, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ। अंग्रेजों का जो नेतृत्व इसमें किया है, यानी अंग्रेजी सरकार का जो लीडर था वो था आयरकूट। ठीक है, और ये आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं लिखा हुआ है लॉर्ड आयरकूट, सर आयरकूट आप नहीं इस्तेमाल करेंगे दोस्त, वो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए, उनको सम्मान में, हमारा काहे का सम्मान भाई, हमारे सामान को लूट के ले गए इस देश से बाहर। कोई कहता पटरिया उन्होंने बिछाई, पटरिया किस लिए बिछाई, आपकी यात्रा के लिए पटरिया नहीं बिछाई दोस्त। भारत से कच्चे माल को कैसे बाहर भेजा जाएगा, इस बात के लिए पटरिया और यातायात को विकसित किया गया। भारत को कंगाल किया गया, लूटा गया, जितनी व्यवस्थाएं की गई। हमारे लोगों को क्या मौका मिला यहाँ पर, हमारे लोगों को सिर्फ दुत्कार के अलावा अंग्रेजी शासन में कुछ नहीं मिला, या फिर जो चापलूस थे उनको मिला अंग्रेजी सरकार में, जो बहादुर निर्भीक और इस देश से प्रेम करने वाले लोग और सिर्फ दुत्कार मिली है। तो हमारा लॉर्ड नहीं है कोई, निजी रूप से कोई आप में से लॉर्ड उनको मानता हो, लॉर्ड भगवान मानता हो तो आप माने बेशक, लेकिन हम कहेंगे कि वो उनके द्वारा दी गई एक उपाधियां हैं जिसको भारत सरकार कॉमनवेल्थ का सदस्य होने के नाते मानता है, लेकिन आपके ऊपर कोई इस बात को थोप नहीं सकता कि आप उसको माने। सब पुस्तकों में भी लिखा होता है, हमारी पुस्तकों में भी लिखा होता है, निजी तौर से मेरी क्लास में आपको कभी नहीं मिलेगा। और मैं कभी क्वेश्चन भी देता हूँ टाइप करने को तो कट करके देता हूँ नाम को। काउंट डी लाली, क्या बोलोगे, ये फ्रांसीसी सरकार का नेतृत्व कर रहा था। तो काउंट डी लाली ये आया कब, 1758 में। 1754 में कौन आया, तो गोडेहू। गोडेहू के बाद में जो आया है वो आया है आपका काउंट डी लाली, लेकिन काउंट डी लाली भी क्या हो गया, फेल हो गया 1760 में। इसीलिए फिर इन्होंने 1763 की जो संधि की पेरिस की, उसमें फ्रांसीसियों को बहुत मजबूत तरीके से फंसाया, समझे। तो कौन जीत गया फाइनली, मुझे बताएंगे कि इनमें कौन प्रभावी हुआ। अंततः आप लोगों का मैं एक डिसीजन सुनना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावी हुई कि आपका फ्रेंचीसी कंपनी या फ्रेंच लोग हैं, बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी। बहुत बढ़िया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर आते हुए आगे चले। आंगल मैसूर युद्ध, तो अब तक अंग्रेजों ने कहाँ पर जाकर के अपने पैर अड़ाए, आप कहेंगे भैया कर्नाटक में, कर्नाटक में जाकर के इन्होंने अपने पैर अड़ाए। जी हाँ, हैदराबाद में इन्होंने अपने पैर अड़ाए, हैदराबाद में। और इसी कर्नाटक का जो पुराना नाम था वो मैसूर था, तो एक मैसूर क्षेत्र भी था। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई कर्नाटक कहाँ है, आप कहेंगे भैया कर्नाटक महाराष्ट्र से नीचे इधर कर्नाटक में आ गए, इधर लोग ये लोग हैदराबाद में पहुंच गए। तो इसी कर्नाटक का जो क्षेत्र मैसूर है उसमें फिर ये एक्टिव होते हैं जाकर के, और मैसूर में इनका क्या टारगेट रहेगा देखेंगे ध्यान से। आंगल मैसूर युद्ध, ये आज का भी हमारा टॉपिक था। मैसूर का पुराना नाम मैसूर ही है, मतलब कर्नाटक का ही पुराना नाम था। विजयनगर एक साम्राज्य था। पुराने छात्रों से, जो अवतार 2.0 वाले बच्चे हैं शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने बच्चे एक बार बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। दिल्ली में एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय हरिहर राय और बुक्का राय ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन वह विजयनगर साम्राज्य भी एक तालीकोटा युद्ध हुआ। अभी आपने नहीं पढ़ा है, ना किसी भी बैच के बच्चे नहीं पढ़ा है, सबको पढ़ाऊंगा। तो वो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ वह विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। और विजयनगर साम्राज्य का जब टूट गया, विघटित हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, तो बहुत सारे राजा बने। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद में ही, यहाँ पर समझेंगे, एक वाडियार वंश था,
नोट करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, बस सुन लीजिए। एक वाडियार वंश था और वाडियार वंश का एक शासक था चिक्का कृष्णराज द्वितीय, चिक्का कृष्णराज सेकंड, चिक्का कृष्णराज सेकंड। अगर चिक्का कृष्णराज सेकंड के शासन की मैं अगर बात करता हूँ तो इसका शासन रहा है 1734 से 66 तक, ठीक है। और इसके दो मंत्री थे इसके। आपके अगर मैं बात करूं, देवराज और नन्नराज। छोटी सी बात सुन लीजिए। अब दरअसल में जब विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर था, कर्नाटक में था, तो कर्नाटक का पुराना नाम ही मैसूर है। एक राजा शासन कर रहा था यहाँ पर, वाडियार वंश का शासक था चिक्का कृष्णराज 1734 से 66। उसके दो मंत्री थे नन्नराज और वत्सराज, बड़े अच्छे मंत्री थे और इतना प्रभाव था शासन में कि ये चिक्का कृष्णराज द्वितीय तो न्यूट्रल ही रहता था, एकदम न्यूट्रल। और ये जो दो व्यक्ति हैं देवराज और नन्नराज, ये शासन चला रहे थे। अब जब ये लोग शासन चला रहे थे, बहुत सारे दोस्तों के मैंने उत्तर देखे कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ और बहुत सारे लोगों ने लिखा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। गजब, दिल खुश होता है आप सब लोगों के उत्तर देख के। दिखाया करो जो बच्चा उत्तर देता है, ठीक उसका नाम। लेकिन ज़्यादा कमेंट्स नहीं करने, कभी कभार। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1761 में हैदर अली ने क्या किया कि नन्नराज और देवराज की जो शक्ति बढ़ रही थी, देवराज और नन्नराज को पराजित करके हैदर अली, जो चिक्का कृष्णराज द्वितीय की सेना में एक घुड़सवार के रूप में भर्ती हुआ था, उसने अपनी पावर बढ़ाई कर्नाटक में। और पावर बढ़ाई तो चिक्का कृष्णराज के जो सबसे ताकतवर मंत्री थे, जिनके ऊपर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, इनको इसने हरा दिया और खुद पावरफुल एक लीडर बन के उभरा। और 1761 में हैदर अली ने घोषणा की और मैसूर का सुल्तान बन गया। चिक्का कृष्णराज द्वितीय अभी मौजूद था, लेकिन आप समझ सकते हैं चिक्का कृष्णराज द्वितीय तो न्यूट्रल है, उसके खुद के अंदर पावर नहीं कोई, क्योंकि वो तो पहले से ही आप देख सकते हैं कि उसका शासन तो कोई और लोग चला रहे थे। तो उसने सोची भैया क्या फर्क पड़ता है, नन्नराज वत्सराज चलाओ या हैदर अली चलाओ, अब उनको बैठ के रहना है। तो वो बैठ के रहता था आराम से। 1776 में जब उसकी 1766 तक ये आपका शासक रहा, बाद में मौत के बाद में इसने बोला कि स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इसने बोला आई एम द किंग। ये बाद की बात है, हालांकि पहले समझेंगे कैसे कैसे। अब अंग्रेजों की नज़र इधर भी थी। इन्होंने देखा कि वाडियार वंश का खत्म हो चुका, अन्य कोई आदमी गद्दी को हथिया रहा है, तो अंग्रेजों ने सोचा भैया फिर कोई और तो हम क्यों नहीं, ठीक है। उसने सोचा है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन बे। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिव हो जाती है, उसकी नज़र रहती थी भैया कहाँ पर विवाद चल रहा है। और इसी विवाद में हैदर अली और वेरेलस्ट मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, तो अंग्रेज इससे लड़ गए। अब समझना, अंग्रेजों के इससे लड़ने के अन्य और भी कारण थे। एक तो जैसे ही हैदर अली गद्दी पे दोस्त आया ना, उसने फ्रांसीसियों का समर्थन लिया। उसने अपनी सेना में फ्रेंच टेक्निक से, जो मॉडर्न टेक्निक थी उनकी, फ्रेंच लोगों से उसकी उठ बैठ हुई, फ्रांसीसी गवर्नर से उसकी मुलाकात हुई। तो अंग्रेज सरकार तो घबरा गई एकदम से, बोले अब तो फ्रांसीसियों को जैसे तैसे दफन किया था 1763 में। अब ये आके फ्रांसीसियों से अपनी 1761 में जैसे ही सुल्तान बना, तो 1763 में तो इन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया था भैया, अभी आपने पढ़ा। लेकिन इन्होंने देखा कि जैसे जैसे इस हैदर अली की मुलाकातें फ्रांसीसियों के साथ बढ़ रही हैं, इन्होंने सोचा अभी सही मौका है, इसको दबोचना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों की भूल थी। हैदर अली एक मजबूत व्यक्ति था और हैदर अली और वेरेलस्ट के बीच में ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में याद रख लेना, अंग्रेज ऐसे ही नहीं लड़े बेवजह, ऐसे जाके बोले कोई तमंचा लेके चला गया, बोले इधर आ बाहर, नहीं। अंग्रेजों ने पूरी कूटनीति का साथ लिया। हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम को अपने साथ में किया। महाराष्ट्र में मराठे थे, मराठों को अपने साथ में किया और बोले भैया इसको हराते हैं और हम शासन करते हैं। लेकिन हैदर अली चूँकि चालाक है, तो उसने निज़ाम को तो कह दिया कि अपने साथ आने का एक न्योता, अपने दूत को भेज कर मैसेज भिजवा के उसने एक ऐसा कहते इतना अच्छा लेटर लिखाया कि निज़ाम उसको पढ़ के ही ये मन बना लिया उसने कि भाई नहीं हम हैदर अली के खिलाफ नहीं जाए।
अब दूसरी बात आती है कि मराठों की अगर बात करें, मराठों को हैदर अली ने पैसे देने की बात कर दी। इसने बोला कि भाई मैं कंपनसेशन दूँगा तुमको लगातार, जब तक मैं शासन करूँगा, क्योंकि वो उनके 2 टैक्स थे, मैं आपको पढ़ाऊँगा, सरदेशमुखी और चौथ। उसने बोला कि उससे अतिरिक्त पैसे दूँगा, आप मेरी रक्षा करें और भी धनराशि जो टैक्स है, जो आपको जाता है मराठा सरकार को, मैं दूँ। उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो निज़ाम ने भी साथ नहीं दिया अंग्रेज़ों का और मराठों ने भी। ये किसकी इंटेलिजेंस की वजह से हुआ? हैदर अली की इंटेलिजेंस की वजह से हुआ। तो भैया अंग्रेज़ों का क्या होगा रे बाबा? अंग्रेज इस लड़ाई को हार गए। तो मुझे बताइए पहले आंग्ल-मैसूर युद्ध में कौन जीता? हैदर अली जीता। कौन जीता? हैदर अली जीता। अंग्रेज़ों को बिठाया उसको। बोला भई क्या कहते हो? अब अंग्रेज़ तो बेचारे शक्ति थे। अभी तो हराया था फ्रांसीसियों को। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति जीत गया जो फ्रांसीसी समर्थन का व्यक्ति था, जो फ्रेंच को सपोर्ट करता था, तो अंग्रेज़ों की तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। बोले अब करें तो क्या करें? एकदम से हाथ जोड़ के आगे टीपू सुल्तान के सामने, बाबूजी जैसे आप कहें वैसे कर लेंगे। उसने कहा दिखना मत इधर आज के बाद। ठीक है जी, नहीं दिखेंगे। आगे कभी हैदर अली की लड़ाई होगी तो सेना लेके खड़े रहोगे, मेरा सपोर्ट करोगे? बोले जी करेंगे। नहीं किया तो बहुत पिटाई करूँगा। जी ठीक है, मान गए। आंगल मैसूर युद्ध, ये बात समझ रहे हैं? पहला युद्ध हुआ, हैदर अली जीत गया। मराठे और निज़ाम का क्या रोल था मैंने आपको बता दिया। मराठे और निज़ाम इस युद्ध में क्या हो गए थे? निष्क्रिय हो गए थे, निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय हो गए। पहले तो वो मन बना रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देने का, लेकिन जब उनके अपने हित पूरे हो गए तो अलग हो गए। मद्रास की संधि हुई 1769 में। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने वादा किया, क्या बोलेंगे? अंग्रेज़ों ने एक वादा किया कि भविष्य में कभी भी युद्ध हो, अंग्रेज़ों ने साथ देने का वादा किया। ट्रीटी बताएँगे किस वर्ष में हुई है? बस आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें ट्रीटी है, एग्ज़ाम के लिए ट्रीटी है। एग्ज़ाम में ये कुछ नहीं आने वाला जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। ट्रीटी को कभी भूलना मत, इम्पोर्टेंट चुना करो उसको, बहुत इम्पोर्टेंट। मद्रास की संधि पूछेगा पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? प्रश्न ये पूछा जाएगा। अब 1771 में क्या हुआ कि मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। क्यों भैया? मराठों से तो इसने पैसे देने का प्रॉमिस कर दिया था। तो हैदर अली ने 1.5 वर्ष तक तो पैसा दिया उनको, और फिर हैदर अली ने जो किस्त उनको जाती थी वो किस्त रोक दी, वो पैसा रोक दिया जाना इंस्टॉलमेंट वाला। अब पैसा रोक दिया तो मराठों ने बोला इसको मैसूर को ले लो अपने कब्जे में। झूठ बोलता है, पहले तो कह रहा था पैसे दूंगा हमेशा जब तक गद्दी पर रहूंगा। समझे? तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था नहीं। अब अंग्रेजों ने सोची यार मराठे तो लड़ रहे हैं इनसे, यही तो मौका है, प्रॉमिस जाओ। कौन प्रॉमिस निभा रहा है? उन्होंने कहा हमारे लिए मौका मिला है, इसको पिटने दो हैदर अली को। तो इन्होंने हैदर अली का साथ नहीं दिया। 1773 में अंग्रेजों ने माहे, जो फ्रांसीसियों के अधीन था, को अपने कब्जे में ले लिया। अब क्योंकि फ्रांसीसी किसके साथ हैं? हैदर अली के साथ में, इसीलिए भैया अच्छा हैदर अली का सपोर्ट करते हो। अब भैया कितना गुस्सा आया होगा, सोचो हैदर अली को। यहाँ पर एक त्रिगुट संधि हुई जिसमें बेचारे हैदर अली को इन लोगों ने फंसा लिया। क्योंकि हैदर अली तो जीता हुआ था पहले, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, ना तो उन्होंने साथ दिया, ये प्लस में जो सपोर्ट सिस्टम थे मराठे वो और खिलाफ हो गए। अब तो अंग्रेजों को मौका मिल गया। लेकिन 1780 में हैदर अली ने एकदम घुटने नहीं टेके, संघर्ष चला। 1780 में हैदर ने कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट, कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। और ये अंग्रेज जो गवर्नर था बैली, इस बैली ने यहाँ हैदर अली को हराया था कई बार, लेकिन अब की बार हैदर अली ने बैली को हराया। छिटपुट छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहीं। ये ऐसे नहीं था कि 4 साल लगातार लड़े हैं, या कभी 2 साल को युद्ध लिखा हुआ तो 2 साल लगातार लड़े। ये छिटपुट होती थी, कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, इस तरह से। सर स्कोर कैसे अच्छा हो? बेटा कभी अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा आपका इस तरह से, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा अच्छा स्कोर कैसे हो। इसका मतलब आप अच्छे छात्र नहीं हैं, और बिना अच्छे छात्र हुए अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। अच्छे से पढ़ोगे तब अच्छे से स्कोर होगा। बहुत बढ़िया। विक्की यादव जी, सर कल आपका 25 मिनट का वीडियो देख के मुझे रोना आ गया। नहीं रोने की क्या बात है यार, वो आपके जीवन के लिए बोला गया है।
इसमें रोने की क्या बात है? रोना नहीं है, हिम्मती बनना है। दुनिया में आप लोग फाइटर बनेंगे तब आगे चल पाएंगे। तो पहले युद्ध में क्या हुआ था मुझे बताएं, कौन प्रभावी था? पहले युद्ध में बताएंगे कौन प्रभावी था? आप कहेंगे पहले युद्ध में जी ही आपका हैदर अली प्रभावी था। संधि पूछूंगा मैं आपसे सारी एक साथ। अब क्या हुआ, दूसरा आंगल मैसूर युद्ध चला। इसमें हैदर अली के खिलाफ जो ये आयरकूट आ गया, आयरकूट ने तो फ्रांसीसियों को हराया इस युद्ध में, वांडीवास में। तो ये तो भैया मोटिवेटेड था, एकदम से फ्रांसीसी सरकार का अंत किया था। अब तो अंग्रेज ऐसे सोचते थे कि भाई जहाँ आयरकूट जाएगा वहाँ सॉल्यूशन हो ही जाना है। आयरकूट ने चालाकी से मराठाओं के कुछ ग्रुप थे, सिंधिया ये मराठा लोग थे, भोसले ये मराठा लोग थे, और निजाम ये हैदराबाद के लोग थे, इनको अपने साथ कर, ठीक है, अपने साथ कर लिया। और पोर्टो नोवो का जो युद्ध है 1782 में हैदर अली हार गया। यानी आयरकूट ने बाकी लोगों के साथ मिलकर हैदर अली को कमजोर किया और हैदर अली को यहाँ पर हरा दिया 1782 में। यहाँ पर दो युद्ध हुए हैं, एक पोलीलूर का लड़ाई भी बोला जाता है, ये इतिहास में बहुत कम लिखा रहता है, पोलीलूर वॉर। पोलीलूर वॉर कब हुआ है आपका? 1781 में हुआ। और पोर्टो नोवो भी 1781-82 में ही लड़ा गया और हैदर अली को हरा दिया। जो हैदर अली एक मजबूत स्थिति में था उसको आयरकूट के द्वारा कमज़ोर कर दिया गया। 1782 में हैदर अली युद्ध भूमि में मारा गया और इसके युद्ध भूमि में मारे जाने के बाद में हैदर के बेटे टीपू सुल्तान ने चार्ज लिया। चार्ज का मतलब कमान संभाली कि मेरे पिताजी का जो वॉर चल रहा था उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है भाई साहब, देखो मैं ऐसे हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, हाथ क्यों जोड़ रहा हूँ वो सुन। बेटा आप राइट ट्रैक पे नहीं हो। चैट रेट दिखाएं। क्लास देखने वाले बच्चों की संख्या है 16,870 और अभी जो कमेंट कर रहे हैं बच्चे इनकी संख्या है लगभग 2200। तो 16,000 में से 2200 बच्चे इस टाइम करंट एक्टिव हैं। बेटा जब 14,000 बच्चे आपके बैक एंड पे चुप बैठ के पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कोई लिख रहा है कि मेरा स्कोर कैसे बढ़ेगा, कोई लिख रहा मेडिकल में प्रॉब्लम है। बेटा मेडिकल तक तो तब जाओगे ना, आप सोचो। मैं हमेशा हर छात्र को ये कहता हूँ कि जिस दिन आपके आंसू गिरेंगे असफलता के, कोई सुन पाएगा कि आपकी बात को? आप एक्सप्लेन कर पाओगे अपनी असफलता को? नहीं कर पाओगे। आप मेहनत करोगे और थोड़े से भी चूक जाओगे ना, कोई नहीं समझेगा आप थोड़े से चूके हैं। तो दिन वो मत लेके आना अपनी ज़िंदगी में कि जिस दिन तुमको मायूस होना पड़े और असफलता के आंसू बहाने पड़े। ऊर्जावान बनिए और इस मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। कमेंट नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, बैठ के पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। कोई सोच रहा है सिलेक्शन आपका नहीं होगा, आडोले ठीक है, फॉलो कीजिए बस। और मैं देखता हूँ ना बच्चों को इतने भटके हुए, तुम सिलेक्शन की तरफ खुद को लेना चाहते हो, बात कर रहे हो दिमाग में मेडिकल की और सिलेबस पढ़ना चाहते हो। मित्र अपना नुकसान करोगे सिर्फ, और कुछ नहीं। सॉरी मैं आज के बाद नहीं बताऊंगा। और मुझे उस बच्चे का दिखाया करो जो रिलेटेड कमेंट करता है, ये मत दिखाया करो मेडिकल। इसके लिए हमारी कॉलिंग टीम है, प्लीज़ उनसे बात किया करो, वो आपकी हेल्प के लिए हैं। तो क्या बोलोगे जी? बोलो फटाफट से। हैदर अली के बाद में कौन आ गया? और आपको यही है कि आपको असफलता के आंसू पसंद हैं, तो एक दिन वो तुमको मिलेंगे और एक के हिस्से में आएंगे खुशी के आंसू। जो खुशी के आंसू डिजर्व करता है उसको खुशी के आंसू मिलेंगे और जो असफलता डिजर्व करता है उसको असफलता मिलेगी। आपके हाथ में, आप खुद को कहाँ पहुँचाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान बहुत अच्छा लड़ा, नो डाउट। टीपू सुल्तान ने अच्छा संघर्ष किया और टीपू सुल्तान जब अच्छा लड़ रहा है तो अंग्रेज सरकार भी, यानी अंग्रेजी कंपनी ने भी देखा इतना बेहतरीन योद्धा तो मतलब पिता भी नहीं है, उतना कूटनीतिक पिता भी नहीं है, तो इसने अच्छा चलाया युद्ध को। और 1784 में मंगलौर की संधि हुई। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेस्टिंग्स। सभी ने एक दूसरे को सारे क्षेत्र वापसी कर दिए, क्योंकि अब ना तो अंग्रेज इस युद्ध को चलाने की हालत में थे और ना आपका हैदर अली के बाद में उसका बेटा आया शासन, मतलब कमांड संभाली टीपू सुल्तान ने। नो वो इस स्थिति में था कि युद्ध को आगे चलाया जा सके, तो उन दोनों ने क्या कर लिया? अपनी सम्मति से स्टॉप कर लिया
और 1784 में मंगलौर की ट्रीटी साइन हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले युद्ध में बताएंगे कौन सी ट्रीटी साइन हुई है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92, 3 स्टेप में लड़ा हुआ, 3 साल का युद्ध है ये। इसमें जो चार्ज था अंग्रेजों की तरफ से कार्नवालिस का है, जो स्थायी बंदोबस्त का पिताजी है। जानते हो कार्नवालिस को, यस और नो? ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था। यहाँ पर क्या हो गया, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और श्रीरंगपट्टनम की एक संधि साइन कराई इन लोगों ने, ठीक है, 1792। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार बेचारे को इन लोगों ने फंसा लिया और 50% ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना क्षेत्र दिया। क्या दिया? एरिया कितना देना पड़ा टीपू सुल्तान को अपने क्षेत्रफल का? 50%, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बार बहुत जबरन तरीके से इसको हराया और इससे साइन कराया। साइन कराने के साथ में इससे सिर्फ एरिया नहीं लिया, साथ में 3 करोड़ रुपए भी लिए। 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए में से आधे तो इसको तुरंत देने थे बेचारे को, मतलब आधे से मतलब 1.5 करोड़ तो इसको तुरंत देने थे और बाकी के 1.5 करोड़ इंस्टॉलमेंट में देने थे। और 1.5 करोड़ इंस्टॉलमेंट में इतने देगा, इतने इसके 2 बेटे बंदी रहेंगे अंग्रेजों के पास में। अंग्रेज इसके 2 बेटों को भी ले गए, 2 बेटों को बंदी भी बना के रखा। तो अब क्या हो गया कि टीपू सुल्तान बहुत कमज़ोर हो गया था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये दरअसल में युद्ध नहीं है, टीपू सुल्तान अपने महल में सोया हुआ था। अंग्रेजों ने मौका देखकर उसके महल पर आक्रमण किया और सोते हुए टीपू सुल्तान को, कहने के बाद सोने की अवस्था में, उसको मौका तक नहीं दिया गया और इन्होंने युद्ध करके, अटैक करके उसको मार दिया। तो 1799 में टीपू की मौत हुई और यही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी था। और शेरे मैसूर किसको कहते हैं? टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान वर्सेस वेलेस्ली ये युद्ध हुआ है। आपसे कोई पूछे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में कमांड किसके पास थी? जैसे थर्ड में कार्नवालिस के पास में, चौथे में वेलेस्ली के पास में, और टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान आपका मारा गया। अब मुझे बताएं, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तीसरा कब हुआ और चौथा कब हुआ? तो पहला हुआ 1767 से 69, आप लोग बताएंगे ट्रीटी मुझे कौन सी हुई। दूसरा हुआ 1780 से 84, ये काम की बात है, याद रखने की बात ये है। तीसरा हुआ 1790 से 92 और चौथा हुआ आपका 1799। 1799 बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे आपका? यहाँ पर एक बात देखिए, 1700, अरे हेस्टिंग्स नहीं जी, मैक्वार्टिक्स था, उसका पूरा नाम ही मैक्वार्टिक्स हेस्टिंग्स है। 1799, 1700 यहाँ पर कौन सी हुई आपका? मद्रास की संधि। अगर मैं लिखूँ तो मान ले, बोलेंगे। तो पहले कौन सी हुई? मद्रास की संधि हुई है। यहाँ पर हुई है मंगलौर की संधि। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 1784 और 1792। तीसरी हुई है आपकी, इस वॉर कब खत्म हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और यहाँ तो चौथे में तो कोई संधि का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पर तो टीपू की क्या हो गई? मौत हो गई। टीपू किस पक्ष का आदमी था? ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्रेंच कंपनी? बताएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने 2015 में जब CHSL का एग्ज़ाम दिया तो मेरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि प्रश्न आया था, तब। आज तक भी रिलेवेंट है, बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, हुई कब है ये? 1769 में, मंगलौर की 1784 में, श्रीरंगपट्टनम 1792 और टीपू की मौत हुई 1799। यही चौथा वॉर है, ठीक है। और टीपू को ख़त्म कर दिया गया, यानी अंग्रेज़ों का यहाँ भी प्रसार हुआ। और अंग्रेज़ पहले कर्नाटक, फिर हैदराबाद और फिर क्या बोलोगे आप? भैया किसको जीतने में सफल हुए? आप कहेंगे कि ये सफल भी हुए हैं आपका किसको जीतने में? अब टीपू सुल्तान की बात कर लेते हैं और कल हम पढ़ेंगे आपका मराठा साम्राज्य को, ठीक है, कि मराठा साम्राज्य, क्योंकि वहाँ पर आंग्ल मराठा से हुआ है। मराठा साम्राज्य थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा और हमारे लिए गौरव का विषय भी है वो टॉपिक अपने आप में, कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। बहुत ठीक, बहुत सारे दोस्तों ने उत्तर दिया कि वह फ्रेंच प्रभाव का व्यक्ति था। इतना ही फोकस तुम्हारा चाहिए दोस्त। टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था 1750 में। जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। देखो जैकोबिन क्लब क्या है? जैकोबिन क्लब से मतलब था कि फ्रांस में जब क्रांति हुई, अभी आप अगर कभी पढ़ेंगे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, तो फ्रांस में जब क्रांति हुई तो समता के बाद में क्लब स्थापित किया
कि जो लोग इस शांति की व्यवस्था को चाहते हैं या फ्रांस के समर्थन के जो लोग हैं वो जैकोबिन क्लब की सदस्यता लें। ये दरअसल में फ्रेंच ही एक क्लब था, फ्रांसीसियों का ही एक क्लब था और इस क्लब की सदस्यता किसने ले ली? टीपू सुल्तान। ठीक है, इसका मतलब आप लोग कहेंगे कि टीपू सुल्तान और इसके पिता जो हैदर अली थे ये फ्रेंच लोगों का इनको समर्थन था। इसी बात से तो अंग्रेज इनके खिलाफ हुए थे। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया इसने। उन्होंने बोला कि भाई हम ये दरअसल में अंग्रेजों के विरोध का प्रतीक था। इसने कहा कि भाई जैसे अंग्रेज राज्यों को मिलाते जा रहे हैं तो हम अंग्रेजी राज के मतलब जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है। इस तरह से वो जो अधिग्रहण कर रहे हैं, व्यापार करने वो भी आए या व्यापार करने अन्य कंपनियां भी आई, तो ये अन्य कंपनियों की तरह व्यापार क्यों नहीं करते हैं? दुनिया का पहला मिसाइल मैन, आप कहेंगे भैया सबसे पहले मिसाइल मैन इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले रॉकेटरी जो है मतलब पृष्ठपात एक जगह से दूसरी जगह बारूद को फेंका जा सके, ये सेना ने कमाल किया टीपू सुल्तान ने। तो आप कहेंगे जी अंग्रेजों को क्यों नहीं हराया? तो अंग्रेज दोस्त कूटनीति से चलने वाले व्यक्ति थे, कूटनीति से चलने वाले व्यक्ति थे और आपने देखा इसको किस तरह से हराया गया है। उन्होंने सोते हुए को मार दिया इसको। वो अंतिम चरण में जब 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तो उसके बाद में उसने गोला बारूद आदि सबको विकसित किया है और वो उसी तैयारियों में लगा रहा कि मैं अंग्रेजी सरकार को एक दिन हराऊंगा। ठीक है, आधुनिक नेवी का जनक इसी को कहते हैं और शेर मैसूर, क्या बोलोगे? शेर मैसूर तो इसको कहा ही जाता है, शेर मैसूर बोलेंगे, कोई दिक्कत? गुरुजी इसके पास एक शेर भी था। हाँ, ये सब कहानियां हैं, मतलब हकीकत में भी उसका शेर है। तुमने भी सुना होगा टीपू की तलवार है, ब्रिटिश संग्रहालय में उसकी बोलियां लगाई गई। उसको खरीदा था विजय माल्या ने, बोले कि हमारा देश का गौरव है और लेके आए। सुदर्शन मुदा जी बहुत अच्छा। अब आप लोग अपना कमेंट लिख सकते हैं, किसी का कुछ है तो, डाउट किसी का कुछ है? सर आपने बोला था कि इतिहास को लिखने वाली की राइटिंग चेंज हो गई है, करवा दी क्या? उसके लिए थैंक यू सर। हाँ, मैं आज बोल दूंगा। वो बच्चे के मैंने देखा नोट्स थोड़े साफ नहीं है ना। और आज की बात आप मेरी समझ गए। नोट्स आपको एडवांस मिल जाएंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। नोट्स की टेंशन आपकी आज ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी लिख लिया करना 15-20 मिनट, अपने सुंदर से नोट्स बना लो और वो जिस कॉपी पर नोट्स बनाओ इस PDF को देख के, आज वाली क्लास में देख लेना PDF क्लिक करके, तो नोट्स बनाओ ना। और हमेशा याद रख लेना कि कर्नाटक वॉर वाली में है हमारी वो PDF, ये नोट कर लेना इस बात को। और नोट्स बना के जब उस कॉपी को लेके बैठना बच्चे मेरी क्लास में, जैसे मैं कुछ ऐड करूँ तो आप भी ऐड कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। स्मार्ट स्टूडेंट बनना। इतिहास में हमेशा कहता हूँ 2 क्वेश्चन, इसके लिए बहुत एफर्ट नहीं लगाने। जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ ना महत्वपूर्ण, जैसे मैंने बोला ट्रीटी, ये भूलनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक एक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक एक मार्क्स महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको ये भी देखना कितने मार्क्स के लिए हम कितने घंटे दे रहे हैं। एक एडवांस स्टूडेंट की ये बात है। ठीक है, तो मिलते हैं आपका कल मराठा साम्राज्य के साथ में, और अच्छे से तैयार करके आप अपने हौसले के साथ बढ़ते रहेंगे। कलेक्ट होते हुए देखने का अभिलाषी हमेशा से हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी सफलता का मतलब ये होगा, मैं ये मानता हूँ कि मेरी किसी सगी बहन का या सगे भाई का सिलेक्शन हुआ। उतना डेस्परेट उस बात के लिए मैं हूँ कि आप वो करके दिखाओ। आप जब एक कहते हैं ना कि हम एक भावनात्मक रूप से पढ़ते हैं, जब आप समझेंगे कि आपके बड़े भाई आपको गाइड कर रहे हैं, आपके बड़े भाई आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरे भाई फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तब आपके अंदर वो भाव आएगा, इमोशंस आएंगे। इमोशंस आएंगे तो मेहनत